अच्छा, कुछ याद है हम लोगों ने छुट्टियों से पहले क्या पढ़ा था? सर मात्रकों के बारे में बता रहे थे। हम कोई भी चीज का मापन करते हैं, क्यों करते हैं? हमें पता करने के लिए उस भौतिक राशि का मान क्या है, उसके बाद उसका प्रकार क्या है, वो सदिश है अदिश है, उससे हमें क्या समझ में आएगा इस भौतिक जगत के बारे में। ठीक है, तो वो कोई भी मापन किस संदर्भ में लिखा जाता है? आप कोई संख्या लिखते हो, फिर उस संख्या में क्या होते हैं? अंक। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखते हो? उसकी मात्रक लिखते हो या इकाई लिखते हो, जैसे भी आपको लिखना है। और उसके अलावा क्या लिखते हैं? उसकी दिशा। अगर वो सदिश है या अदिश है, उस हिसाब से आप उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। अगर अदिश है तो दिशा देने की जरूरत नहीं है, सदिश है तो कैसे देते हैं? न्यूज। याद है आप लोगों को? हाँ या ना? ठीक है। अब आपको याद होगा, मैंने क्या अभी तक हम लोगों ने कैसे पढ़ा था? नौवीं कक्षा में दिशा पढ़ के आप लोगों ने सदिश अदिश समझ लिया था। इस चैप्टर में मैंने मात्रक पे ध्यान दिया था और संख्या पे ध्यान दिया था। ठीक है, मात्रक क्या होती है? मात्रक क्या होती है, कोई बताएगा? हम मात्रक क्या, कब इस्तेमाल करते हैं, क्या होती है, क्यों जरूरत होती है, किसी को याद है? अगर मैं ऐसे लिखूं 10 10 10, सबका संख्या बराबर है। अगर किसी भौतिक राशि को मैं बस 10 10 10 लिख दूंगा तो आपको लगेगा सब बराबर है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे मात्रक लगाता हूं, किलोग्राम, किलोमीटर, सेकंड, ये एक भौतिक राशि को बताती है। और ये तीनों क्या हो जाएंगी? अलग अलग। समझ में आ रहा है? तो मात्रक हमारी को किस में हेल्प करती है? ये बताने में कि ये संख्या किस मापन को निर्धारित बता रही है और किस भौतिक राशि को समझाना चाहती है। समझ में आया? जैसे कि द्रव्यमान नापेंगे तो किस में नापते हैं? किलोग्राम में। अगर हम लंबाई नापना चाहते हैं तो किस में नापेंगे? मीटर में। और समय नापना चाहते हैं तो सेकंड में। ये इसका निर्धारित किसने किया? ये हम लोगों ने किया। कैसे किया? अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। याद आ रहा है आपको? ऐसा यूनिट सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या करते थे अपन लोग? अब जैसे कि मैं बोलूं मैं 2 बीघा जमीन लेके आ रहा हूं, शायद भारतीय को समझ में आ जाएगा। परंतु जब बाहर के किसी विदेश के किसी इंसान को बताओगे हम 2 बीघा जमीन लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो समझ ना पाए। समझ में आ रहा है? तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जो पूरे विश्व भर में एक ही, अगर कहीं पे भी द्रव्यमान की बात हो रही होगी तो किसकी बात करेंगे? किलोग्राम में। अगर वो कहीं पे भी लंबाई की बात करेंगे तो मीटर में। अगर वो कहीं पे भी समय की बात करेंगे तो सेकंड में। तो इस तरह से मात्रक प्रणाली अपन लोग डिसाइड करते हैं। कितनी मात्रक प्रणाली बताई थी आपको कि मतलब इस मात्रक प्रणाली में कैसे मात्रक विभाजित हुए हैं? 9 तरीके से। मूल मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक कितने हैं? 7। पूरक कितने हैं? 2। तो मूल मात्रक कौन कौन से बताए थे मैंने? द्रव्यमान किस में आता है? किलोग्राम में। लंबाई किस में आती है? मीटर में। समय किस में आता है? सेकंड में। चौथा क्या था? बाकी चार क्या है? क्या है? एम्पियर। तो इसका भौतिक राशि क्या है? विद्युत धारा, करंट, जो आपके वायर्स वगैरह में से जाती है। ठीक है। पांचवा क्या है? कैंडला। ठीक है। छठा क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, मोल में। तो एक कहां रह गया? कौन सा खा गए आप लोग? तापमान केल्विन। कौन सी? तापमान केल्विन। तापमान। वेरी गुड। तो तापमान यहां लिखते हैं। लाइन से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये कभी ऐसी ही काम आ जाती हैं, याद रखने में आसानी होती है। एक ये हो गई भौतिक राशियां जो अपन किसी यंत्र से नापते हैं। ठीक है। दो एक और पूरक मात्रा थी, वो किसके लिए थी? किसी ना किसी एंगल को नापने के लिए। किसको नापने के लिए? एंगल को। तो उसका दो कौन से नाम थे, क्या थे? रेडियन और स्टेरेडियन। याद आया? यस सर। इन दोनों में अंतर क्या है? बस कि ये 2D डिग्री में नापता है, ये 3D में नापता है। अगर आप एक सर्कल में नापोगे तो रेडियन लिखोगे। अगर आप एक स्पीयर, एक गेंद में नापोगे जो 3D ऑब्जेक्ट है, तीनों दिशाओं में उसकी मतलब लेंथ है, उस दिशा के लिए उसमें नापना है तो स्टेरेडियन। याद आ गया? यस सर।
आ और गया। विकल्प इसको जिसमें दिखाते हैं ओमेगा में, इसको आपका सी करके एक होता है सिंबल उसमें, और ये आपके बाकी सिंबल हैं ही। याद आ गए सारे? चलो, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी मापन के लिए अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं संख्या का, उसके मात्रक का, उसकी दिशा का। दिशा आपने 9वीं क्लास में पढ़ लिया, क्या था? सदिश अदिश। मात्रक मैंने भी आपको रिवाइज करा दिया, मूल पूरक। इसके अलावा और कौन सी मात्रक होती है? व्युत्पन्न मात्रक। वो कौन सी मात्रक होती है जो आप मूल और पूरक का इस्तेमाल करके निकालते हो? समझ में आ रहा है? उनको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड, मतलब किसी और से आना। ठीक है। अब बात आती है संख्या। संख्या के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? संख्या मतलब क्या होता है? संख्या में होता है अंक। दो चीजें पढ़नी है इसमें, जैसे मैं हर किसी में दो चीजें पढ़ाया, इसमें क्या पढ़ाया? आदेश, सदेश। ये मैं चैप्टर याद रखने के लिए बता रहा हूं, कभी जिंदगी में कभी आपको भूलो नहीं। मूल, पूरक, और इन सब से मिलके बनेगा व्युत्पन्न राशियां। अंक के भी दो भाग पढ़ेंगे। पहला सार्थक अंक, वो अंक किसी भी संख्या में हम काउंट करते हैं जो निश्चित और अनिश्चित होते हैं किसी भी मापन की परिमाण में। याद आ रहा है? अब जैसे कि मैंने कुछ नापा 5.00 मीटर, अच्छी बात है, 5 मीटर है। फिर मैंने नापा 5.01 मीटर, फिर मैंने नापा 5.10 मीटर, और एक और नापा 5.11 मीटर। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं इस लंबाई का 20 गुना निकालो। अगर मैं बोलचाल की भाषा में बात करूंगा तो ये सारे कैसे हैं? 5 मीटर ही तो हैं सारे, राउंड ऑफ करके पूर्णांकलन करें तो। हाँ या ना? तो अब अगर ये सब बराबर है तो 20 गुना करने पे भी बराबर आना चाहिए था, कितना? 100 मीटर। हाँ या ना? लेकिन अब आप 20 मीटर सबसे गुणा करो, क्या होगा देखते हैं। ये आया 100, 5 दूनी 10 और 100.00 मीटर। गुड। दूसरे वाले में गुणा करो 20 का, तो क्या होगा? कोई बताएगा? 100.100.20 मीटर, दशमलव यहां पे। अब तीसरे वाले में क्या होगा? 20 का गुना किया 102 मीटर। नीचे वाले में 20 का गुना किया तो क्या होगा? 102.20 मीटर। अब ये अंतर देख सकते हो कितना बड़ा हो गया। अगर आपने यहां पे अगर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ले लिया होता तो सबको आप 100 मीटर मान लेते, बोलते थे सब कुछ बराबर है। हाँ है ना? लेकिन जब आप कोई जमीन का कैलकुलेशन करते हो, जब भी आप कोई यंत्र से कोई भी कैलकुलेशन करते हो, तो आपको इन सब का ध्यान रखना है कि दशमलव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसमें गुणा भाग ये सब करेंगे तो वो जो एक त्रुटियां हैं, ये क्या है? त्रुटियां ही तो हैं। 100 मीटर में से बस 20 सेंटीमीटर का तो अंतर आया इसमें, इसमें पूरे 2 मीटर का अंतर आ गया, इसमें पूरे 2 मीटर 20 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। तो ये क्या है? त्रुटियां ही तो हैं। इन त्रुटियों को अगर आप नहीं संभालोगे तो आगे जब एक एक और बार में गुना करता, एक और बार गुना करता, तो ये त्रुटियां कैसी होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी, और आपका मापन अलग हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आप ऐसे समझ लो, अभी जैसे अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें क्या हुआ कि आप मिसाइल जा रही है, अब वहां पे अगर वो 1 मीटर की जगह 20 सेंटीमीटर उधर भी खिसक जाता तो कितनी तबाही कहीं और हो जाती। हाँ या ना? तो ये त्रुटियां होना और उनको कंट्रोल करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पता कैसे चलेगा कब तक करना है? अब ऐसे तो मैं इसको 10 संख्याओं तक आगे लिख लूं, हाँ या ना? तो इसका मापन को कैसे निर्धारित करना है कि कितने सार्थक अंक तक हम अपनी कैलकुलेशन रखेंगे, इसी के लिए ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। समझ में आया? याद आ गया सब कुछ? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने सार्थक अंक के 6 नियम लिखाए थे, वो 6 के 6 नियम आपके पास होने चाहिए, आप अपने नोट्स में फिर से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ठीक है। उस 6 नियम के अनुसार क्या था कि अगर सारे अशून्य अंक आपके कैसे होते हैं? सार्थक। अच्छा, एक चीज और जैसे याद कर लो, अगर आपको भूल ना जाओ, अगर आप एक चीज देखोगे, मैं 5.00 5.01 5.02, कोई भी आप वजन लेने जाते हो तो लास्ट की डिजिट क्या होती है यंत्र में? हिलती रहती है। तो वो कैसे पता चलता है कि वो हिल रही है नहीं हिल रही है? राइट। तो ये आखिरी डिजिट क्या हो गई? अनिश्चित।
आप इसको कभी भी स्थिर नहीं कर सकते। आप मान सकते हो कि 2 3 तो इधर उधर होगी होगी, बाकी दो कैसी हो गई निश्चित, कि ये 5.0 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इन अंकों में क्या हो गया, कैसे कितने सार्थक अंक हो गए, 3, क्योंकि हम सार्थक और अनिश्चित और निश्चित दोनों अंकों को काउंट करते हैं सार्थक अंक में। ठीक है। फिर दूसरा रूल ये था कि अगर अशून्य अंक हैं तो वो सभी सार्थक है। याद आ गया? एक और नियम क्या था, अगर दो अशून्य अंकों के बीच में जितने शून्य हैं वो भी सार्थक है। ठीक है। अब अगर ये अंक, ये संख्या अगर एक से कम होती और बहुत सारे जीरो यहां लिखे होते, जैसे ये वाला संख्या, तो ये वाला काउंट नहीं करते और पहले अशून्य अंक तक कोई भी शून्य काउंट नहीं होगा। ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद के होंगे तो 1 2 3, 3 सार्थक अंक। इसी तरह से बाकी 3 और नियम थे, उनको आप याद कर लेंगे तो आपको यह सवाल का समझ में आ जाएगा कि अंक कितने सार्थक लिखते हैं। समझ में आया? तो अभी हमने यहां पे दो चीजें पढ़ रहे थे, सार्थक अंक काम क्या है, हम आगे इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, अब वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हमें किसी भी परिमाण को वैज्ञानिक तरीके से लिखने का तरीका देखना है, वो हम देख रहे हैं। कैसे? अगर मैं लिखता हूं 0.005 मीटर, क्या लिखता हूं, 0.005 मीटर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक ये हटाया तो 3 दशमलव नीचे आ गए, आया ना? इस दशमलव को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 × 10 की घात लगा के -3 मीटर। ये समझ में आता है लिखना? ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, अगर मैं आपसे पूछता 0.005 मीटर, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, एक। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, एक। हम इसको काउंट नहीं करते। तो जब दोनों के सार्थक अंक बराबर हैं तो मैं चाहे ये ले लूं चाहे ले लूं, बात तो एक ही रहेगी। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब एक और देखो एग्जांपल, 0.005 040, ठीक है, मीटर। ठीक है। तो मैंने नियम क्या बताया था, दो सार्थक अंक के बीच के अंक सार्थक हैं, दो अशून्य अंक के। ठीक है। उसी हिसाब से इसको वैज्ञानिक तरीके से लिखना चाहूंगा, तो वैज्ञानिक तरीके में क्या लगता है, पहले अशून्य अंक तक अपन दशमलव को खिसका देते हैं। तो वो कितने तक खिसकेगा, 3 दिशाओं तक। तो पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको समझ में आ रहा है क्या बताना, 5.040 मीटर और नीचे 1000। ये समझ में आ गया, आया ना? गुड। इसमें कितने सार्थक अंक थे, 3। कौन कौन से, 1 2 3, लास्ट वाला शून्य के आगे 10 शून्य लगा दो अपन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, 5.040 × 10⁻³ अब ये बताइए, अगर या तो ये जीरो बहुत फिक्स हो कि हम निर्धारित हो कि ये कभी जीरो बदलेगा नहीं, तो हम इस जीरो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये किसी यंत्र से नापा गया होगा तो इसका ज्यादातर वो जीरो अनिर्धारित होता है, और हम इसको इस तरह से लिख के खत्म करते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 3 सार्थक अंक बराबर। तो आपने सही परिवर्तन किया है वैज्ञानिक नोटेशन में। सबको समझ में आ गया? तो आपको यह पता, अगर किसी भी संख्या का वैज्ञानिक उसमें लिखना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें सार्थक अंक कितने हैं, जिससे कि आप ये वैज्ञानिक नोटेशन लिख सके। इतना ही नहीं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जैसे 2.01 प्लस 5.3, इसका अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हुआ, 13.7। लेकिन एक बात बताइए, ये 1 तो अनिर्धारित है ना, हो सकता है यहां पे इसके आगे कुछ और अनिर्धारित हो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसका आंसर हमेशा सबसे कम वाली संख्या के सार्थक अंक के बराबर लिख के आएंगे, हम कभी भी 1 नहीं लिख के आएंगे। समझ में आया? अब इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो करके दिखाइए। 5.62 और 2.3, इनका ऐड करिए। अब जैसे मान लो 2.3 और 5.97, इनका ऐड करिए। ठीक है। तो अपन सीधा सीधा क्या है, 2 9 7, इसका कितना हो जाएगा, 7 12 8। ये क्लियर है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अब सवाल ये है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3। इसमें कितने हैं, 2। तो हमें इसमें इसको कितने सार्थक अंकों में लिखना पड़ेगा आंसर,
5 में कैसे बेटा? 2 में, उनको ऐड नहीं करना, सबसे कम वाला लेना है, तो इसको 2 में लिखना पड़ेगा। गुड, जिसने भी आंसर सही दिया था। अब ये 3 संख्या है, इसको अगर मेरे को, कहां गया, अगर मुझे 3 अंक को, अगर मुझे 2 सार्थक अंकों में परिवर्तित करना है, तो इस तीसरे वाले को उड़ा नहीं सकते हैं, इस संख्या का पूर्णकलन करना पड़ेगा उतने सार्थक अंकों में। समझ में आया? तो अब आपको सीधा सीधा पता है कि अगर कोई संख्या में 5 के ऊपर है तो छोटा वाला लिख देते हैं, 5 के नीचे है तो बड़ा वाला, और 5 है तो उसके अगले वाला अंक देखते हैं। समझ में आ रहा है? याद होगा, ये तो सब रोज की आम जिंदगी में भी अपन लोग करते हैं। अब जैसे अगर कोई पेट्रोल पंप पे जाओगे, कहीं पे 7 रुपए 20 पैसे लिखे हैं, तो आप उसको 7 रुपए दे के आते हो, 8 नहीं दे के आते हो। और वहीं पे अगर 7 रुपए 90 पैसे है, तो वो आपसे 8 रुपए देगा, वो आपसे 7 और 90 नहीं लेगा। आपके पास 90 पैसे अब खत्म हो गए ना, आजकल चलते नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इसका कितना लिख देंगे? 7.9। क्यों? क्योंकि ये वाला 5 से छोटा है। इसको कितना लिखेंगे फिर? इसमें 2, इसमें 3, तो हमें कितना लिखना होगा? 2। 2 अंकों तक करने के लिए इसको कितना लिख देंगे? 8.3। समझ में आ रहा है? हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको 7.92 लेके जाते, तो इसका जो अनिर्धारित अंक है या अनिश्चित अंक है, उसकी वजह से हमारी त्रुटियां बढ़ती जाती आगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो, तो इससे क्या समझ में आया? हमें कम से कम सार्थक अंक तक अपने किसी भी नंबर को, जिसका जोड़ कर रहे हो, घटाव कर रहे हो, किसी भी बड़े से कैलकुलेशन में, हर एक स्टेप पे देखना है सबसे कम सार्थक अंक की संख्या के बराबर के सार्थक अंक आपके आने चाहिए। ये क्लियर हो गया? अब कभी कभी आप आंसर पूछते हो कि सर मैं 4 दशमलव तक लिख के आऊं या 10 दशमलव तक लिख के आऊं आंसर, तो आज के बाद ये सवाल नहीं पूछना 11th क्लास में। समझ में आ रहा है? आपने अगर जो भी जोड़ भाग योग जो भी किया है, उसका सबसे कम सार्थक अंक जिस संख्या का था, उसके हिसाब से आप आंसर छोड़ के आ जाओगे। ठीक है? क्लियर हो गया? तो अभी मैंने आपको बता रहा था कि हम संख्या में 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, सार्थक अंक, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, ये सब आपने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। एक आखिरी चीज, एक सेकंड लास्ट चीज बची रही है, त्रुटियां, जो हम आज पढ़ेंगे। जैसे अभी यहां पे बताया ना कि यहां पे कुछ ना करते हुए भी हमसे क्या हो गई? त्रुटियां, हमसे गलतियां हो गई, और ये गलतियां अलग अलग तरीके से हो सकती है, चाहे आप चाहें नहीं चाहें, ये होंगी। वो मैं बताता हूं कैसे। इस टॉपिक में मापन के साथ एक और टॉपिक का नाम है विमाएं। ठीक है? इसके बारे में हम अगली क्लास में जुड़ेंगे। ये दोनों क्या है? भौतिक राशियां के लिए बात करते आते हैं, और ये मापन के अंदर ये सब आता है। तो अगर कोई आपसे बोले आपने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हमने विमाएं पढ़ी, मापन पढ़े। मापन के अंदर हमने संख्या पढ़ी, मात्रक पढ़ा, दिशा पढ़ा। मात्रक के अंदर मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। दिशा के अंदर आदेश, सदिश राशि। संख्या के अंदर अंक, सार्थक अंक और त्रुटियां, क्योंकि अंकों की तो त्रुटियां होती हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं? तो आगे चलते हैं आज के लिए। तो त्रुटियां आज का चैप्टर का, आज का फोकस है हमारा। ठीक है? तो ये बताओ, त्रुटियां कैसे हो सकती हैं किसी इंसान से? अब आप इंसान हो, मशीन तो हो नहीं। तो अगर आप कोई 1.1 पढ़ रहे हो सकता है वो 1.10 हो, या 1.15 हो। आप तो इंसान हो ना, आप गलतियां करोगे, ये फिक्स है। ठीक है? दूसरा, आपने जो यंत्र बनाया है वो भी किसी इंसान ने बनाया है। वो यंत्र भले ही वो 5 किलो नाप रहा हो, पर जैसे अभी हमने देखा, वो 5.20 भी हो सकता था, 5.02 भी हो सकता है। और वो जो अनिश्चित अंक है, उसकी वजह से त्रुटियां आ सकती हैं। तो ये जब आप यंत्र खरीदते हो, कभी आपके घर वालों ने कहीं पे भी इंच टेप नाप खरीदा होगा, या वजन का कांटा खरीदा होगा, तो आपने उनसे देखा होगा कि वो बोलते कितने दशमलव तक वो सही देगा, 3 तक, 4 तक, 5 तक। अगर आप किसी सुनार के पास जाओगे, वो सुनार आपको बहुत सारे अंक तक उसके बहुत सही लगता है, क्योंकि उसका एक एक ग्राम उसके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा काम बताता है कि हमें कितने अंक तक हम त्रुटियां सह सकते।
समझ में आ रहा है? और जितना ज्यादा वो अच्छा होगा उतना ज्यादा वो महंगा होगा, और उतना ज्यादा वो खराब होने का डर भी रहेगा, क्योंकि वो त्रुटियां उसमें जल्द से जल्द आ सकती हैं। समझ में आ रहा है? त्रुटियां ऐसे भी आती है, अगर आप आटा नाप रहे हो या आप कोई चीनी नाप रहे हो और बाहर बारिश का मौसम है, तो हो सकता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, नमी को वो सोख लेगा, तो वही चीज भारी भी हो जाएगी, लेकिन वो इतना नहीं सोखेगा कि आपका किलो में कुछ बदल देगा, वो आपका बदलेगा बहुत पॉइंट्स में। समझ में आ रहा है? तो जब पदार्थ की मात्रा नापते हैं तो हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब आप किसी चावल आटा दाल जो कि किलो में इस्तेमाल कर रहे हो, ग्राम में इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ये? किसी को कोई दिक्कत? आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैंने 1 लीटर पानी उबालने रखा था, वो उड़ रहा है, अब वो उसमें आप कुछ भी नहीं करो, वो तो भी पेट्रोल, जैसे पेट्रोल है, आप कुछ नहीं करो वो भी हवा में उड़ता रहेगा। समझ में आ रहा है? उसका जो रूम टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट के, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के आसपास है, तो वो हाल गैस में बनता जा रहा है, आप कुछ नहीं करो तो भी बढ़ेगा, तो आप जितना डलवा रहे हो हमेशा उससे कम ही आपको मिल रहा है। समझ में आ गया? तो ये त्रुटियां का हम कैसे विभाजित करते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो, त्रुटियां एक हो गई क्रमबद्ध त्रुटियां, हो गई यादृच्छिक, और एक गई स्थूल। ठीक है? क्रमबद्ध जो त्रुटियां होती हैं उसमें ही आधी से ज्यादा आती हैं, ठीक है? ये यंत्रों के कारण हो सकती हैं, ये किसी इंसान के कारण व्यक्तिगत, मतलब आप एक अलग नाप रहे हो, किसी और की आंखें कमजोर है, वो अलग नापेगा। ठीक है? फिर एक होगी पूर्णता, पूर्णता की कमी। एक होगी बाहरी कारण जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, जैसे नमी हो गई, नमी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो जब तक आप एक पूरा सिस्टम ना लगाओ। एक हो गई नियत, मतलब जो होनी होनी है किसी न किसी कारण से, आप उसको वो, ठीक है? लेकिन नियत एरर क्या त्रुटियां क्या होती है, बार बार होती हैं एक ही जगह पर। यादृच्छिक का मतलब है आज 5 है, कोई वैल्यू कल 7 दे देगा, कुछ भी रैंडम, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम। ये होती है सिस्टमैटिक, इंग्लिश में क्रमबद्ध। ये आज जैसी हो रही है, अगर सेम कंडीशन कल भी होंगी तो लगभग लगभग सेम ही तरीके से सिस्टमैटिकली आंसर मिलेगा। ठीक है? और ये होती है ग्रॉस, मतलब हमारी वजह से, कि अगर हमने कुछ सही से नापा नहीं या कुछ ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से जो गलतियां हो जाती हैं वो सब स्थूल है। ठीक है? ये आपको इसलिए काम आएगा कि अगर कोई आपसे बोलता है कि कौन से आपका जो भी मापन है उसमें कोई त्रुटि आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है, वो क्रमबद्ध त्रुटि है तो आप उसको हटा सकते हो नहीं हटा सकते हो, अगर वो यादृच्छिक त्रुटि है तो क्या आप उसे हटा सकते हो नहीं हटा सकते हो, या वो स्थूल त्रुटि है, आप इसको क्या अपनी सावधानी से हटा सकते हो नहीं हटा सकते हो। समझ में आ रहा है? क्रमबद्ध त्रुटियां समझ में आई? ये त्रुटियां ऐसी त्रुटियां हैं जिनको आप सही कर सकते हो, जैसे यंत्रों की कमी की वजह से, यंत्र अगर आप खराब हो गया इसकी वजह से त्रुटि आ रही है, आप यंत्र सही कर सकते हो। व्यक्तिगत, अगर किसी इंसान को काम करना नहीं आता, उसको अगर बदल दोगे तो शायद वो सही कर ले। पूर्ण स्थलता की कमी, अगर वो राउंड ऑफ सही नहीं कर रहा या किसी और की वजह से अगर आपने 3 4 बार ×20 किया तो वो कमी। इस तरह बाहरी कारण, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से। नियत, जो हमेशा उसी पूर्णता में आएगी, अगर वो कोई वैल्यू 2 का डिफरेंस दे रही है तो हर बार वो हर वैल्यू में 2 2 2 जोड़ती जाएगी। ठीक है? रैंडम एरर्स, यादृच्छिक मतलब आपने क्या किया, एक बार नापा 1.8, एक बार नापा 1.6, एक बार नापा 1.4, एक बार नापा 1.2, इतनी बार आ रहा है तो गड़बड़ हो सकता है, ऐसा भले ही आपने ये सब कुछ सही रखा है तो भी वो गलतियां हो सकती हैं। तो अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं उसका एवरेज। क्या ले लेते हैं? एवरेज। तो जैसे कि अगर आपने कोई चीज नापी, एक बार 2.1, एक बार 2.4, एक बार 2.0, एक बार 2.6, अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितना मान है उस चीज का, सही एक मान बताओ, तो आप बोलोगे मैं कुछ भी बोल दूं सही है, ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं, यादृच्छिक
त्रुटियों को हटाने के लिए इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या होता है? सबको जोड़ दो और कितनी बार आपने ये रीडिंग ली है उससे डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो मान आया आप बोलोगे लगभग ये इतना है। अब वो लगभग में अब इतने से इतना वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली त्रुटियों को हटाने के लिए क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। स्थूल त्रुटियां मतलब वो होती हैं जैसे कि आपसे कोई गलती हो गई और वो आपको पता नहीं है कि क्यों हो गई, वो आप एक दो बार और करोगे तब सही हो जाए, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? या जैसे मान लो कोई वैल्यू 2 देख रहे हो, आपने ध्यान नहीं रहा, आपने उसको 3 लिख लिया और उससे अपनी पूरी कैलकुलेशन कर ली, जैसे आप अपने एग्जाम में करके आते हो तो आपके क्वेश्चन में दिया होता है 3 न्यूटन, आप ले लेते हो यहाँ पे 5 न्यूटन लेते हो, तो वो कौन सी एरर्स हैं? स्टूल एरर्स। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इंग्लिश में मैं दोनों में लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, इसको बोलते हैं परम त्रुटि, इसको अपेक्षित त्रुटि। अब इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, परम त्रुटि का मतलब जो त्रुटि है वो फिक्स त्रुटि है, मतलब इतनी होनी है करके। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो कि अगर आपका मान लो असली मान है 5.32 और आपने नापा 5.12, तो इसका परम त्रुटि कैसे निकालोगे? माइनस कर दोगे, तो 0.20 का परम त्रुटि आ गई। समझ में आया? अब अगर मान लो मैंने L1 लिया था और फिर L2 में मैंने मान लो 2.10 असली था, और मेरा गलती से क्या आया, मतलब मैंने गलती ले ली कोई और 2.09 मैंने मेजर कर दिया, तो ये कितनी त्रुटि हो गई? 0.01 की परम त्रुटि। तो परम त्रुटियां क्या होती है? अगर मैं L1 प्लस L2 नापूं तो उसमें ये त्रुटि घनात्मक या ऋणात्मक होती है, और ये त्रुटि हो जाएगी 0.21 की। नाप लो, जैसे अगर मैं इसका ऐड करता तो क्या होता? 7.42, और इसका ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 9 और 2 11, 2 और 7। समझ में आ गया? तो परम त्रुटियां कैसी होती हैं? घनात्मक और ऋणात्मक। समझ में आया? इनको आप जोड़ के या घटा के निकाल सकते हो, अगर आपको अलग अलग संख्याओं में अपनी त्रुटियां पता है तो आप ये पहली से पता कर सकते हो कि अगर मेरा असली मान इतना था और उसमें से मेरा गलत मैंने जो नापा वो इतना था, तो मैं मेरे आंसर में वो कितना त्रुटि होगी। समझ में आ रहा है? आप इसको ऐसे समझ लो, कभी मैं आपसे बोलता हूं 5 रुपए और 7 रुपए जोड़ो, तो कुछ लोग हमेशा क्या करते हैं, 5 + 5 जल्दी से जोड़ के 10 बता देते हैं और बोलते हैं 2 तो मैंने छोड़ दिया था, तो मेरे आंसर में 2 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 12। उसी तरीके से, ठीक है, जब आपको मालूम है कि आपने मान निकालने वक्त पे 0.20 की त्रुटि कर दी है, ठीक है, तो आप इसको जब दोबारा नापोगे तो उसमें त्रुटि होगी 0.01 की। समझ में आया? तो आप अपना सोच सकते हो कि जब मैं इन दोनों का जोड़ करूंगा तो मेरी परम त्रुटि में भी क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बोलूं रिलेटिव त्रुटि क्या होती है, अपेक्षिक त्रुटि। इससे क्या समझ में आता है? अपेक्षिक से मतलब हम किसी से उसका वो निकाल रहे हैं, अपेक्ष मतलब उसका रिलेटिव देख रहे हैं कि मैं अच्छा या वो बुरा, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे पता करते हैं? चलो, अभी मैंने आपको क्या निकाला, अगर आपने कोई मान निकाला 5.10, 5.20, 5.15, और मैं आपसे बोलूं कि इसका मुझे अपेक्षित त्रुटि कैलकुलेट करो, तीनों की कितनी कितनी आई। ठीक है, असली कितनी थी? मान लो 5.00 ही थी सही मान जो है इसका, और आपने ये नापा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं परम त्रुटि निकालना, तो इसमें क्या होगा? परम त्रुटि कितनी हो जाएंगी? 5 से माइनस करना है, क्यों? जितना निकाला
उससे सही मान से कितना ज्यादा या कम निकाला। तो अभी हमने क्या त्रुटि किसमें है, ज्यादा निकाल लिया। तो 5 में से अगर आप माइनस करते हो 5.1 का, आपकी मर्जी है एक्चुअली ये कि हम किस दिशा में पॉजिटिव और नेगेटिव रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मान लो 5.20 लेता हूं, चलो ठीक है। तो अगर कोई 5.20 था और मैंने 5.10 नापा है, तो कितना छोड़ दिया, 0.1 का मैंने त्रुटि कर दी, माइनस कम ले लिया। 5.20 था, 5.20 नापा, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं की मैंने, परम त्रुटि 0। अगर मैंने 5.15 ना ये 25 लिख लेते हैं, 5.25, तो मैंने 0.05 ज्यादा नाप लिया। ये समझ में आ गया। यस सर। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपेक्षिक निकालनी है, तो आपेक्षिक के लिए क्या करते हैं हम लोग। आपेक्षिक के लिए एक सिंपल सिंपल सी बात समझो, नीचे मध्यमान लिखते हैं। मध्यमान क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज। और ऊपर जिस त्रुटि की बात कर रहे हैं वो त्रुटि। समझ में आ रहा है कैसे, वो अब ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, इन सबका मैं अगर एवरेज निकालूं तो कितना मध्यमान कितना आएगा, 5.10 प्लस 5.20 प्लस 5.25। ठीक है, इसका अपॉन 3, इसको जब करेंगे तो कितना होगा, 5.45 डिवाइडेड बाय 3। नहीं, 5 हो जाएगा ना, मैंने 2 कर दिया था इसको। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2835, 1.85। तो मध्यमान इसका कितना हो गया, 1.85। तो अगर मुझे ये निकालना है कि मैंने किसी में भी कितना त्रुटि करी है, तो उसका यहां पे करके निकाल सकता हूं, तो ये अपेक्षित त्रुटि निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी, एक चीज गलती करी मैंने, सॉरी। इसका अगर हम इधर मध्यमान करें तो इसका भी तो मध्यमान करना पड़ेगा ना, तो इसका कौन करेगा, तो ये -0.05/3। अगर प्लस 1 2 3 3 -0.1 प्लस 0.05, तो -0.05। तो ये यहां पे ये वैल्यू भी आएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -0.05/3 इंटू 1.85। ये आपकी क्या हो गई, आपेक्षिक त्रुटि। मतलब ऊपर वाले इसका भी आपने वो निकाल लिया मध्यमान, इसका भी मध्यमान, और दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आया। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से करके मुझे दिखा दो आप लोग। 2 3 5 मान लो, ठीक है। और ये आपका, आपने कुछ रीडिंग ली है, ठीक है, मापन किया है आप लोगों ने, और सही माप है इसका 1.5। कितना, नहीं, थोड़ा बीच में रखते हैं, ज्यादा दूर दूर सही नहीं है। इसको रखते हैं 2.5, इसको रखते हैं 3, ठीक है, और इसको रखते हैं 2.5। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं परम त्रुटियां निकालो, तो कितनी आएंगी परम त्रुटियां। इसमें 0.5 कम ना पाए, इसमें 0, इसमें ज्यादा ना पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 7.5 डिवाइडेड बाय 3। इसका एवरेज निकालूंगा तो 0। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे हो सकती है, वो भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मैं वही दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन परम त्रुटियां इसमें हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने ये 3 लिया, इसका मध्यमान कितना आएगा, 2.5। तो ये 2.5 इससे मैच कर गया ना। तो इसका मतलब प्रारंभ त्रुटियां हमेशा होंगी, लेकिन आपेक्षिक में वो छुप सकती हैं। इसलिए हम लोग क्या कर ले लेते हैं इन चीजों का, मध्यमान, कि लगभग लगभग आप ऐड करके जितनी बार लो। अगर ये मैंने 3 की जगह 100 बार किया होता, तो मेरा जो मापन है ये इसके बहुत पास आता, इससे इतना पास आता कि जितना हम सही कर सके। तो ये पता मतलब आपेक्षिक का मतलब ही यही है कि हमारा जो त्रुटि है वो इससे कितनी दूर है रिलेटिव में। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, वेरी गुड।
तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये ठीक है, इसको करके बताओ जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। 1.12, 1.38, 1.42, 1.54, ठीक है। मुझे इसका औसत मान, परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि बेसिकली, सॉरी, और प्रतिशत त्रुटि निकालो। प्रतिशत में कुछ नहीं, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले में ही। किसी भी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? टोटल में से इंटू डिवाइड करके, भाग देके इंटू 100, ठीक है। तो अब औसत मान निकालो, मुझे इसका औसत मान बताओ जल्दी से। औसत मान कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे इन सब का जोड़, सही कह रहा हूं? छोड़ेंगे। 1.42 प्लस 1.54 और टोटल से डिवाइड, कितने हैं? 1 2 3 4, वैल्यू बताओ जल्दी से। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 6 10 13 14, 2 3 4 5, 5.646/4 आ रहा है। देखो बात देखो, जब मैंने 4 से भाग दिया 1.385 आया। क्या मैं 1.385 लिखूंगा आंसर में? नहीं लिखूंगा। क्यों? मेरा यहाँ पे 2 दशमलव तक चीजें चल रही हैं, तो मैं वहां तक ही लिख के खत्म कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा आगे नहीं जाना इसका, ठीक है। तो 1.385 अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मान। अब परम त्रुटि कैसे निकालेंगे? इस औसत मान में से सबको माइनस कर देंगे। 1.12 को, 1.38 को, 1.42 को, 1.54 को। तो हर एक परिमाण में मेरा परम त्रुटि निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे? मैंने अभी जैसे, अरे मैंने वापस क्यों लिख दिया इसको, सॉरी। 1.38 माइनस 1.12 तो कितना आया? 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1.26। इसमें कितना आया? ये बराबर ही आया। इसमें कितना आया? 6 और 2 8, और ये एक्चुअली ज्यादा है ना, रुको, तो ये माइनस में आएगा 0.04। ये भी ज्यादा है तो ये माइनस में आएगा, 8 और 14.16। तो परम त्रुटियां कैसे निकाली मैंने? जो मेरा मध्यमान आया या औसत मान आया उससे मैंने हर एक संख्या का माइनस किया, तो मेरे को अपनी त्रुटियां मिल गई। अब आपेक्षिक त्रुटि के लिए क्या करेंगे? अभी क्या समझाया था? अपेक्षिक त्रुटि निकालने तो क्या करना पड़ता है? मध्य त्रुटि निकालनी पड़ेगी। मध्य परम मतलब जो इनका एवरेज आएगा, आया ना। अब हम जब मध्य परम निकाल रहे हैं, मध्य परम त्रुटि, तब इसमें भले ही आपने त्रुटि पॉजिटिव में की हो चाहे नेगेटिव में की हो, त्रुटि तो त्रुटि है, हाँ है ना। तो हम इन सब का बिना साइन देखे क्या कर देंगे? ऐड 0.04 प्लस 0.16, और इसको कितने से भाग देंगे? कितनी त्रुटियां हैं? 4, 4 से भाग दे दिया। तो निकालो कितना हुआ? 0.46/4। और ये प्लस माइनस का निशान, कि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी है ना, इसलिए। तो प्लस माइनस 0.115। 5 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे अपने को सिर्फ 2 सार्थक अंक तक छोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो अब ये मेरे को मध्य परम त्रुटि मिल गई, तो मुझे कुछ नहीं करना है इससे, बस किसका भाग दे देना है? बताओ बच्चों। आपेक्षिक निकालने के लिए मुझे बस इस प्लस माइनस 0.11 को 1.38 से भाग दे देना है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, आप औसत मान या मध्य मान से डिवाइड कर देते हो जितना एरर का एवरेज आता है, तो आपका रिलेटिव एरर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आया? लेकिन आप एक चीज याद रखो, असलियत में कितना आया था? 0.115।
हमने यहाँ पे 0.11 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे को 2 ही सार्थक अंक तक चाहिए था, इसलिए 0.11 लिखा। ठीक है, जब प्रतिशत एरर निकालूंगा, कितना प्रतिशत एरर, तब मैं क्या करूंगा, इस वाले मान को प्लस माइनस 0.115 इंटू 100 करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 11.5% त्रुटि है। कितनी त्रुटि है? 11.5। क्यों? क्योंकि मेरे को यहां पे कितनी, 2 तक ही चाहिए थी, मैं आगे 2 ही लेके गया, 1.38 2 ही था। समझ में आ रहा है? दशमलव के बाद कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? आप इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सार्थक अंक 3 भी है। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो आज हमने क्या क्या सीखा? त्रुटियां सीखी, उसमें क्या क्या सीखा? औसत मान, ये आप लोगों को पहले से आता था, लेकिन औसत मान से कैसे हमने माइनस करके, अगर जो आपने मापन किया है उसकी संख्या लिखने से हमें क्या मिलती है? परम त्रुटि। क्या मिलती है? परम त्रुटि। इनका औसत निकालने से क्या मिलेगा? मध्य परम। मध्य परम त्रुटि। और इसको निकालते वक्त क्या होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, हम हमेशा सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टोटल जितने भी आपके त्रुटियां हैं। इससे क्या निकलेगा? आपेक्षिक त्रुटि। और इससे अगर गुना कर दिया 100 का, तो मिल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। सबको समझ में आ गया? अगर मेरा कोई मान है 1.0, मान लो a इक्वल्स टू 1.0 है मीटर, ए चलो लेंथ ही लिख लो, चलो ठीक है। एल अगर 1.0 मीटर है, आपने अपने किसी दोस्त को बोला, उसने 1.1 मीटर नाप लिया, दूसरे दोस्त ने नापा 1.2 मीटर, तीसरे दोस्त ने नापा अपने 0.9 मीटर, चौथे दोस्त ने नापा अपने 0.8 मीटर। ये समझ में आया? कुछ नहीं करना, इसका पहले औसत मान निकाल लो, कि डेल्ट मध्य मान या फिर औसत मान जैसे आप बोल रहे हो, इसका कुछ नहीं करना। 1.1 प्लस 1.2 प्लस 0.9 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 4। क्यों? 1 2 3 4। ये समझ में आया? औसत मान निकालना आ गया। इसका मान लेते कितना आया? ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4, ये 1 ही आया। ठीक है, तो ये 1 मीटर इसका मान हो गया, मध्यमान। अब इससे परम त्रुटि निकालनी है, तो परम त्रुटि कैसे निकालेंगे? -1.0 -1.0 -1.0 -1.0। ठीक है, तो परम त्रुटि इसमें कितनी हो गई? प्लस में 0.1 मीटर, प्लस में 0.2 मीटर, इसमें -0.1 मीटर और -0.2 मीटर। तो ये प्लस में भी है माइनस में भी है, तो इसकी मध्य परम त्रुटि कैसे निकालूंगा? इसका एरर मतलब वो निकाल के, औसत निकाल के, प्लस माइनस दोनों को लिख लिया, सबको ऐड कर दो। 1 2 3 3 6 0.6/4 मीटर। ये हो गई आपकी मध्य परम त्रुटि। तो कितना हुआ? 0.15 मीटर। तो ये आ गई मध्य परम त्रुटि। समझ में आया? अब आपेक्षिक के लिए क्या करने बोल रहा हूं? बस आपेक्षिक के लिए मैं बोल रहा हूं कि इसको और इससे भाग दे दो, तो ±0.15 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो गई इस केस में? बराबर 0.15। अब मुझे प्रतिशत निकालनी है, तो इसका किससे गुणा कर देंगे? 100 से। किसका? मध्य वाली का। तो कितना आ गया? 15%। मतलब मेरी 15% प्लस माइनस क्या है? त्रुटि मापन में। अब समझ में आया? टाटा।